ओके सो हेलो दोस्तों गया स्टूडेंट्स वापस गया और दोस्त की तरफ कैमरा। हाँ, तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त जबरदस्त और बिंदास होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। तो आज हम क्या करने वाले, एक मिनट यार, तो आज हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि आप जो है स्क्रीन पे देख सकते हो, हमारा जो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसका लेक्चर नंबर 5 होने वाला है, जहां पर हम कवर करने वाले हैं किसके बारे में। माइक तो लगाया ही नहीं था यार, ठीक है। जहां पर हम कवर करने वाले हैं किसके बारे में, एड्स एंड कैंसर के बारे में। एड्स एंड कैंसर हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो चलो और देर नहीं करते, जल्दी से हम लेक्चर को क्या करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, आपको मैं अगर बताऊं कि एड्स क्या होता है, किसकी बात मैं कर रहा हूं, एड्स के बारे में। एड्स क्या होता है, ओके। तो आपको यहां पर क्या बताना पड़ेगा, आपको बताना है कि जो एड्स होता है इसका पूरा नाम। सबसे पहले बोर्ड्स में एड्स आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एड्स का पूरा नाम लिखना पड़ेगा। तो एड्स का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये जो एड्स होता है उसका जो मेन कॉजेज है वो होता है मेरे भाई HIV। HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है, एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब मिलना, इम्यूनोडिफिशियंसी का मतलब इम्यून सिस्टम को एकदम डाउन कर देना, एंड सिंड्रोम का मतलब बीमारी का घर। बेटा होता क्या है कि एड्स एक ऐसी बीमारी होती है जिसकी वजह से हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो इतना वीक हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे पैथोजन जब हम पर आक्रमण करते, अटैक करते हैं, तो हमारे अंदर बहुत सी बीमारियां पनपती हैं। उस बीमारी की वजह से क्या होते हैं, हम कमजोर होने लगते हैं, और धीरे धीरे अगर बहुत ज्यादा हुआ तो हमारी डेथ भी हो सकती है बिकॉज ऑफ एड्स। तो एड्स का मतलब ये नहीं कि केवल HIV की वजह से, एड्स का मतलब ये भी है कि बंदे की जो डेथ हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, इम्यून सिस्टम का वीक होना उसकी वजह से होती है। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। तो HIV जो है वो एक रेट्रोवायरस फैमिली से बिलोंग करता है। अगर मैं बात करूं, ये जो लिपिड HIV की अगर बात करते हैं तो वायरस है, ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग, बल्कि ये इंटरकनेक्टेड लिंक होता है। तो होता क्या है कि जो HIV वायरस है वो होस्ट की जो सेल है उससे क्या करता है, लिपिड बाइलेयर वहां से उठा लेगा, और इसके पास होता है GP120 ग्लाइकोप्रोटीन जिसको बोलते हैं, एंड GP41, यानी कि वायरस का जो इन्वेलप है जो डिराइव किया गया है कहां से, होस्ट है, यानी होस्ट से लिया गया है, वो वायरस का इन्वेलप लिपिड बाइलेयर GP120 और GP41 से बना होता है, राइट। ओके, नेक्स्ट पेज देखो, ये मैंने आपके सामने रख दिया है HIV वायरस। ये आपके सामने क्या रखा है, ये है HIV वायरस। तो इस HIV वायरस में देखो, ये बाहर की तरफ आपको, ये देखो, ये बाहर की तरफ येलो कलर से आपको क्या दिख रहा है, लिपिड की बाई लेयर दिख रही है। क्या दिख रही है बेटा, लिपिड बाई लेयर दिख रहा है। और इसके ऊपर ये आप देख सकते हो, ये आपको रिसेप्टर जैसा कुछ दिख रहा है। तो ऊपर वाला जो पोर्शन ग्रीन कलर दिखता है वो GP120 है, और नीचे वाला जो आपको दिखता है वो GP41 होता है। और इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन्स की लेयर होती है जिसको P17 लेयर बोलते हैं, एंड इसके अंदर और एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, P24 लेयर, जो कि कैप्सोमियर से बनी होती है, यानी ये आपकी पूरी की पूरी क्या है, कैप्सिड होती है। आप देख सकते हो यहां पर कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट है। इस एंजाइम्स का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम क्या होता है, RNA से DNA बनाना। एंड एंजाइम्स एक और होती है जिसका नाम है RNA एंटीग्रेस। ये RNA एंटीग्रेस क्या करता है, हेल्प करता है जो वायरल DNA होता है ना, उसको किसमें इंटर कर देना, होस्ट की सेल के DNA के अंदर, ओके। एंड यहाँ पे आपको RNA की 2 मॉलिक्यूल भी दिख रहे हैं। बताओ, इतनी बातें समझ में आ गई। चलो आगे देखो, नेक्स्ट यहां पे पूछ रहा है, हाउ वी गेट HIV वायरल इन्फेक्शन।
हमें HIV वायरस से इन्फेक्शन कैसा होता है, कैसे हो जाता है, आखिर ऐसा होता क्या है यहाँ पे। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि बाई अनप्रोटेक्टेड, हमें HIV इन्फेक्शन कैसे होता है, क्या लिखा है, बाई अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद अ इन्फेक्टेड पर्सन। ऐसा पर्सन जिसको ऑलरेडी पहले से एड्स है, अगर उसके साथ कोई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाता है कोई बंदा या कोई फीमेल, तो उसको क्या हो जाएगा, एड्स यानी HIV का इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, मान लो मुझे एड्स है, मेरे अंदर HIV है, अब मैं अपना ब्लड उठा करके सामने वाले में ट्रांसफ्यूज करा दिया, तो वहां पर उसको भी क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। यूजिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, सिरिंज एंड ड्रग, क्या लिखा है, ड्रग एब्यूजर्स टेकिंग इंट्रावीनस ड्रग। कुछ ऐसे ड्रग एब्यूजर्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं इंट्रावीनस, यानी जो वीन्स होते हैं उसमें ड्रग्स को इंसर्ट करा लेते हैं, तो उसमें सिरिंज नीडल्स की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर भी आपका हो सकता है। ओके। एंड इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, क्या लिखा है, इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, उनको भी हो सकता है, राइट। आगे देखो, हम समझने की कोशिश करते हैं। यहां लिखा है फर्स्ट टारगेट ऑफ HIV। HIV का पहला टारगेट क्या होता है, देखो किसी बंदे को जब एड्स होता है, उसके अंदर HIV इंटर करता है, तो HIV का जो मेन टारगेट होता है वो मेरे भैया होता है माइक्रोफेज। क्या होता है, माइक्रोफेज। ये जो माइक्रोफेज है, इसके पास बहुत ज्यादा जगह होता है जहां पे वायरस क्या करता है ना, जो क्या लिखा है, मोर स्पेस फॉर वायरस एंड एक्ट एज HIV फैक्ट्री। इसके अंदर मैक्रोफेज के अंदर, मैक्रोफेज जो कि एक मॉडिफाइड मोनोसाइट होती है, WBC, बड़ी वाली मोनोसाइट, जिसके अंदर लार्ज ग्लोबुलर शेप न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उसमें बहुत बड़ा शेप होता है, जिसकी वजह से HIV की फैक्ट्री भी इसको बोला गया, क्योंकि HIV वायरस आ करके यहाँ पर अपना घर बसा सकता है। देखो यहाँ पे HIV वायरस है, ये इन्फेक्ट कर रहा है माइक्रोफेजेस को, जहां पर HIV वायरस देखो अंदर घुस चुका है ना। अब ये क्या करेगा, ये माइक्रोफेज को तोड़ देगा, और तोड़ने के बाद क्या होगा, ये रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो ये रिलीज हो जाएगा। फिर यही जो HIV वायरस है, ये अटैक करता है TS सेल को। TS सेल मतलब हेल्पर T सेल्स को पर क्या करता है, ये अटैक करता है। देखो यहाँ पे ये HIV वायरस है, क्या है, ये HIV वायरस है, और ये TS सेल है। तो TS सेल के पास क्या होता है, CD4 रिसेप्टर होता है। ओके। वायरस के पास भी अपना क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन की रिसेप्टर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाहर वाले एरिया को GP120, और अंदर जो धसा हुआ है मेम्ब्रेन में वो GP41 होता है। जब GP120 कांटेक्ट में आती है CD4 रिसेप्टर TS सेल के, तो यहाँ पर क्या होती है, तो जो यहाँ पे आप देख सकते GP120 एक किसकी तरह, पियर्सिंग की तरह काम करती है, यानी कि सुई की तरह काम करती है, जिसकी वजह से ये क्या लिखा है यहाँ पे, GP120 मेक्स कॉन्टैक्ट CD4 ऑफ TH, है ना, यानी GP120 कॉन्टैक्ट बनाती है CD4 के साथ, TS सेल के CD4 के साथ, एंड GP120 एक्ट एज सिरिंज। तो GP120 सिरिंज की तरह, यानी एक सुई की तरह काम करती है, किसमें, टू पियर्स TS सेल, ताकि ये क्या करे, टू पियर्स TS सेल का मतलब ये होता है कि GP120 एक सिरिंज की तरह काम करती है, जिससे वो TS सेल को पियर्स यानी भेद देती है, एंड जो वायरल DNA होता है HIV का, और जो एंजाइम्स होता है, वो TS सेल में इंटर कर जाता है। बताओ बराबर, इतनी बात समझ में आ गई ना। नेक्स्ट स्लाइड देखो, यहां पे आप देख सकते हो कि जो HIV वायरस है, उसने अपना वायरल DNA इसके अंदर डाल दिया है। वायरल DNA अंदर आ गया ना, इसके अंदर वायरल DNA आ गया। अब ध्यान से देखना, ये जो वायरल DNA है, वायरल DNA के साथ एंजाइम्स भी आया था, मैंने आपको बताया था ना। वायरल DNA क्या करता है, वायरल DNA में होता क्या है कि जो वायरस का रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, इसका काम क्या होता है, ये जो है इस वायरल DNA को कन्वर्ट कर देता है किसमें, cDNA में, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड है, यानी RNA से आपने अच्छा वायरल RNA यहां पे कर लो, वायरल RNA। ओके। तो ये जो वायरल RNA है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से cDNA में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी RNA से DNA आपने बना लिया। RNA से DNA, वैसे DNA से RNA बनता था, अब RNA से DNA बना रहे हो।
और ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। फिर डीएनए क्या करता है, इसकी कॉपी हो जाती है, यानी वायरल डीएनए डबल स्ट्रैंडेड बन जाता है यहाँ पे। और ये जो वायरल डीएनए है, जो एचआईवी वायरस का डीएनए है, ये क्या करता है, वायरल इंटीग्रेस की मदद से ये जो है किसके डीएनए में इंटर कर जाता है, ये आपका जो है किसके डीएनए में इंटर कर जाता है, ये इंटर कर जाता है टीएच सेल के डीएनए में। यानी कि आप देख सकते हो, ये जो आपको पूरा सेल दिख रहा है, ये देखो, ये आपको जो पूरा दिख रहा है ये टीएच सेल है। और टीएच सेल का यहाँ पे ये क्या है, इसका खुद का डीएनए है। अब हमने क्या किया, इस टीएच सेल के डीएनए के अंदर हमने वायरल डीएनए लगा देना है, जो कि हमने लगा दिया किसकी मदद से, वायरल इंटीग्रेस की मदद से। यहां पर ये हो गई आपकी लेटेंट स्टेज। अब क्या आती है, लेटेंट स्टेज आती है। लेटेंट स्टेज का मतलब यहां पर अब 5 से 7 साल तक कुछ भी सिम्टम्स ऐसा नहीं देखेगा, नॉर्मली बुखार वगैरह थोड़ा बहुत हो सकता है, बट यहां पे ऐसा लगता है कि यार बंदा एड्स पॉजिटिव तो है, लेकिन इसमें एचआईवी देखने को नहीं मिला है, एचआईवी देखने को नहीं मिला, कुछ ऐसा लगेगा, ठीक है ना। अब ये क्या है, वायरल डीएनए, देखो वायरल डीएनए रिमेन इंटीग्रेटेड विद टीएस सेल, यानी वायरल डीएनए इंटीग्रेटेड यानी जुड़ा रहेगा, है ना, टीएस सेल के साथ, टीएस सेल के डीएनए के साथ, बट नो वायरल प्रोटीन आर पार्टिकल्स आर फॉर्म, ना तो कोई वायरल प्रोटीन बनेगी, ना तो कोई भी वायरस का पार्टिकल बनेगा, ठीक है ना। देखो लेटेंट स्टेज का मतलब मैंने बताया 5 से 7 ईयर्स तक कुछ नहीं, एकदम शांत। आफ्टर 5 to 7 ईयर्स एचआईवी डीएनए, है ना, क्या करता है, विल ट्रांसक्राइब, क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, एंड एचआईवी पार्टिकल्स बनेंगे, एचआईवी प्रोटीन बनेंगे। यहाँ पे देखो ये टीएस सेल था, इसके अंदर आपके क्या बने, एचआईवी वायरस, उसके पार्टिकल्स बने, फिर इसने टीएस सेल को तोड़ा और ये देखो वायरस क्या हो गया, वायरस रिलीज हो गया। टीएस सेल को तोड़ने और फाड़ने के बाद वापस से ये जो एचआईवी वायरस होता है, ये वापस से अटैक करता है टीएस सेल को, वापस से क्या करता है, टीएस सेल को अटैक करता है, ठीक है ना। और फिर क्या करेगा, टीएस सेल को अटैक करने के बाद, देखो मैं बना रहा हूं, टीएस सेल को अटैक करने के बाद वायरस वापस से टीएस सेल को फाड़ेगा, लाइज करेगा, वायरस रिलीज होगा, फिर टीएस सेल को ऐसे करके ये कई बार रिपीटेड, कंटिन्यूअसली रिपीट होती रहती है। अब इसका मतलब समझ सकते हो कि कई सारे टीएस सेल को तोड़ा गया है, और टीएस सेल ये एक प्रकार की हमारी एंटीबॉडी मतलब इम्यूनिटी की सेल्स होती है, ठीक है ना। आप उसको खत्म करो तो ऑब्वियस सी बात है ना यार, इम्यूनिटी हमारी कमजोर हो जाएगी। देख रहे हो ना, ये अपना घर बना रहा है, वायरस, एचआईवी वायरस क्या कर रहा है, अपना घर बना रहा है हमारे बॉडी के अंदर। ये सभी ब्लड के अंदर हो रहे हैं, बॉडी के अंदर हो रहे हैं। चलो अब आपसे पूछ सकते हैं कि इसका सिम्टम्स क्या है। देखो स्टेज फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, स्टेज फर्स्ट में क्या होता है, बाउट्स ऑफ फीवर, मतलब फीवर देखने को मस्त एकदम तगड़ा मजेदार वाला, ठीक है, फीवर आता है। रिपीटेड डायरिया, स्वॉलन लिम्फ नोड, यानी लिम्फ नोड क्या हो जाती है, यहाँ पे जो लिम्फ नोड होती है फूल जाती है। प्रोलॉन्ग्ड कफिंग, लंबे समय तक खांसी आना, वेट लॉस भी होता है। तो ये आपका स्टेज फर्स्ट में है। तो फिर बोल देता हूं, स्टेज फर्स्ट में क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है, बाउट्स ऑफ फीवर, रिपीटेड डायरिया, स्वॉलन लिम्फ नोड एंड प्रोलॉन्ग्ड कफिंग, वेट लॉस, ये सब देखने को मिलता है। स्टेज 2 की अगर बात करता हूं, जिसे लैटेंट स्टेज बोलते हैं, यहाँ पे मैक्रोफेज पर अटैक किया वायरस ने, एचआईवी पॉजिटिव तो है, मतलब सेकंड में लैटेंट स्टेज मैंने उल्टा बोल दिया तो वहां पे सॉरी उसके लिए, एचआईवी पॉजिटिव तो है लेकिन एड्स निगेटिव है, यानी इसमें वायरस तो है लेकिन एड्स वाला अभी कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, ओके। एंड ये एसिम्प्टोमेटिक स्टेज है, यहाँ पे कोई सिम्टम्स वगैरह एड्स के जैसा कुछ देखने को नहीं मिलता, नॉर्मल फीवर तो सबको ही आ जाता है। तो इसीलिए पेशेंट क्या होता है, कुछ नहीं है यार, जिसको एड्स हो गया है उसको लगता है कि यार कुछ नहीं है, ठीक है, ये से बुखार है। और लोग शर्माते भी है इस चीज को बताने में, शर्माना नहीं भाई, अगर रोग है तो जाओ दिखाओ, ठीक है, नहीं मर मुरा जाएंगे तो क्या ही दिक्कत, क्या ही होगा, ठीक है। अब स्टेज 3 की बात करते हैं, थर्ड स्टेज की। तो यहाँ पे एचआईवी पॉजिटिव एंड एड्स पॉजिटिव भी दिख जाता है, क्योंकि एड्स क्या होता है, फुल ब्लोन एकदम चरम सीमा पर होता है ना। नंबर ऑफ टीएस सेल क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से डिक्रीज हो जाते हैं, यार तोड़ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो वायरस है एचआईवी वायरस टीएस सेल को तोड़ रहा है और नंबर डिक्रीज कर दिया। कितना हो सकता है डिक्रीज, 900 से लेकर के 900 × 10⁶ लीटर टू 200, सोचो कितना कम हो गया पर लीटर, ठीक है ना, इतना कम हो गया आपका, आप सोच सकते हो।
फुल ब्लोन की वजह से, फुल ब्लोन एड्स की वजह से जो इम्यून सिस्टम होता है हमारे बॉडी का वो पूरी तरह से डिक्रीज हो चुका है। पेशेंट अटैक बाय मेनी पैथोजन, अगर हमारा इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी हमारी कमजोर हो जाएगी, अगर बाहर से कोई वीक पैथोजन भी आया तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ा बीमारी बना सकता है हमारे बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हमें क्या होगी, बार बार पैथोजन के अटैक से हमें डिजीज होगा और क्या हो जाएगा, में डेथ, बंदा मर भी सकता है, बंदा मर भी सकता है। ओके, अब आपसे कोई पूछ सकता है कि ट्रीटमेंट ऑफ एचआईवी, एचआईवी का ट्रीटमेंट क्या है? तो अगर मैं बोलूं एचआईवी का ट्रीटमेंट क्या है, अगर मैं बाप से बोलूं कि ट्रीटमेंट ऑफ एचआईवी, तो एचआईवी के ट्रीटमेंट के लिए होता है क्या बेटा कि एक एजीडी, एजीडी एक केमिकल होता है जिसको एजाइडोथाइमिडीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजाइडोथाइमिडीन या ज़्यूडोव्यूडिन बोलते हैं। तो एजेटी एजाइडोथाइमिडीन या ज़्यूडोव्यूडिन बोलते हैं। ये एक न्यूक्लियोसाइड से बना एनालॉग होता है, न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है, यानी न्यूक्लियोसाइड से बना है। ये केमिकल यानी ड्रग की तरह काम करता है। इसका काम क्या होता है? एजेटी यानी एजिडोथाइमिडीन, ज़्यूडोव्यूडिन है ना, उसका दूसरा नाम है। इसका काम क्या होता है? ये स्टॉप कर देता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को। जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है ना को, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को रोक देगा, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है उसको रोक देगा, तो आरएनए से डीएनए नहीं बन पाएगा, डीएनए से फिर आपका कुछ होगा ही नहीं काम आगे जा करके, ठीक है ना। एंड डायग्नोसिस क्या होती है हमारी एचआईवी की? पीसीआर, एलाइजा, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग में हम लोग क्या करते हैं? प्रोटीन का टेस्ट करते हैं। किसका टेस्ट करते हैं? प्रोटीन का टेस्ट करते हैं। एंड साउदर्न ब्लॉटिंग में आपका डीएनए का टेस्ट, ये भी याद रखने वाली बात है। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में आपका आरएनए का टेस्ट होता है। तो साउदर्न ब्लॉटिंग डीएनए टेस्ट, एसडी से याद रखना, एसडी साउदर्न ब्लॉटिंग डीएनए टेस्ट, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग एनआर, ठीक है ना, आरएनए टेस्ट, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन टेस्ट। ओके, चलो अब हमारा इतना हो गया, अब हम आ जाते हैं कैंसर पे। बस एक मिनट देना मुझे। हाँ 12-15 हो रहे हैं, मैं भी जाग रहा हूँ, दुनिया सो रही है। ओके, देखो कैंसर की बात करते हैं। बड़ा खतरनाक, मोस्ट ड्रीडेड डिजीज, बड़ा खतरनाक बीमारी होती है भाई, बंदे की डेथ भी हो सकती है। पूरे दुनिया में ये प्रसिद्ध है इस समय, कैंसर वगैरह बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा ब्रीस्ट कैंसर देखे गए हैं। यहाँ पे हमारे बॉडी में जो स्टेम सेल्स होती है उसका काम क्या होता है? देखो नॉर्मल अभी मैं बता रहा हूँ, हमारे बॉडी में क्या होती है, बोन मैरो में स्टेम सेल्स होती है जो डिफ्रेंशिएट होकर के क्या करती है, स्टेम सेल्स मॉडिफाइड कर जाती है किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, और उसका शेप भी मॉडिफाइड हो जाता है। तो वो आगे जाकर क्या बनाती थी? लिवर सेल, नर्व सेल, ये सब बनाने का काम करता है, ठीक है। लेकिन 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 मान लो अगर किसी लिवर सेल में म्यूटेशन आ जाए, क्या हो जाए? लिवर सेल के जीन में म्यूटेशन हो जाए, तो याद रखो वहां पर ट्यूमर सेल बनने में जल्दी वक्त नहीं लगेगा, ठीक है ना। म्यूटेशन इन जीन का मतलब हमारे नॉर्मल बॉडी में प्रोटो उनको जीन होते हैं नॉर्मल सेल में, जो कि नॉर्मल प्रोटीन बनाते हैं। अगर सोच लो इस पर म्यूटेशन आ जाए तो प्रोटो उनको जीन एक्टिव होकर के ट्यूमर सेल में कन्वर्ट हो जाती है, बहुत तेज डिवाइड करके। डू नॉट, ये ट्यूमर सेल का काम क्या होता है? डू नॉट फॉलो एनी सेल साइकिल और चेक पॉइंट, ये किसी भी सेल साइकिल के चेक पॉइंट को फॉलो नहीं करती, धड़ल्ले से डिवाइड करती चली जाती है आगे, बिना किसी की बात सुने मस्त एकदम डिवाइड करती चली जाती है। ट्यूमर बनाएगी फिर सगला जगह फैल जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है यार, ट्यूमर बनेगा तो कैंसर भी होगा। तो यहाँ पे देखो मास ऑफ सेल ट्यूमर बन जाता है। एंड ट्यूमर कैसे बनता है? अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन की वजह से, राइट। ओके, नॉर्मल सेल फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। जो नॉर्मल सेल होती है वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, लेकिन जो ट्यूमर सेल्स होता है नॉट, ट्यूमर सेल फॉलो नहीं करती कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है इसको भी समझ लो। देखो व्हेन ए नॉर्मल सेल्स गेट सराउंडेड बाय अदर सेल, जब एक नॉर्मल सेल
कई दूसरे सेल से सराउंडेड होती है तो इट कम्स इन कांटेक्ट, तो ये एक दूसरे के कांटेक्ट में रहती है, स्टॉप डिवाइडिंग और स्टॉप करना बंद कर देती है। जैसे ये एक सेल है, ठीक है, इसके कांटेक्ट में बहुत सारी सेल है, तो ये सेल क्या करेगी, दबाव के कारण धीरे धीरे डिवाइड करेगी। लेकिन अगर मान लो उसमें कैंसर सेल घुस गया तो भैया ये अपनी बात नहीं मानेगा, मतलब अपनी बात मानेगा, किसी की नहीं मानेगा। नॉर्मल सेल में अगर कोई कैंसरस सेल दिख गया तो कैंसरस सेल क्या करेगा, धड़ल्ले से डिवाइड करेगा, क्योंकि इसका जो प्रोटोऑन्कोजीन है, प्रोटोऑन्कोजीन वो एक्टिव हो गया है उनको जीन में, यानी कि उनमें म्यूटेशन आ गया था तो उनको जीन में कन्वर्ट हो गया। धड़ल्ले से लगातार कई ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन्स बनेगी, और जब ज्यादा प्रोटीन्स बनेगी इसका मतलब सेल साइकिल के चेक पॉइंट को फॉलो नहीं करेगा और तेजी से ग्रोथ और सेल क्या करेगी, डिवीजन, सेल का डिवीजन होता रहेगा और मास ऑफ सेल्स यानी ट्यूमर का फॉर्मेशन यहाँ पे कर लेता है। चलो यहाँ पे देखो, ट्यूमर की अगर मैं बात करूं, इसकी ट्यूमर की, तो ट्यूमर में आपका बिनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर एक ही पर्टिकुलर एरिया पे होता है, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करते हैं पूरे बॉडी में फैल जाती है ना। बिनाइन ट्यूमर अगर एक जगह पे है तो सर्जरी के द्वारा काट के हम क्या कर सकते हैं, सर्जरी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, काट के हम इसको निकाल सकते हैं। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, ये इसकी सेल बहुत तेजी से रैपिडली डिवाइड करती है, तेजी से डिवाइड करती है ना। एंड ये सेल्स डू नॉट डिवाइड वेरी रैपिडली, बिनाइन ट्यूमर की सेल बहुत फास्ट डिवाइड नहीं करती है ना। नॉट स्प्रेड थ्रू आउट ऑफ द बॉडी, पूरे बॉडी में भी नहीं फैलती है, लेकिन ये तेजी से डिवाइड करेगी, है ना। इसकी सेल केमिकल रिलीज करती है, एंजाइम्स भी बनाती है, जिसकी वजह से तेजी से डिवीजन होता है सेल का, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, मेटास्टैटिस। मेटास्टैटिस का मतलब रैपिडली डिवाइड करना, तेज हो जाना सेल का, और वो एक क्या बना लेगा, मास बना लेगा, तो डेवलप कर लेगा सेकेंडरी ट्यूमर को पूरे बॉडी के ऊपर। ओके, यहाँ पे देखो कैंसर कॉजिंग एजेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोजन। तो ये कौन से हो सकते हैं, फिजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, केमिकल एजेंट हो सकते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट हो सकते हैं। तो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स की अगर बात करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कार्सिनोजन बात बोलते हैं। फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट एंड बायोलॉजिकल एजेंट हो सकते हैं। ओके, क्या हो सकते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट। अरे 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 हाइंग कर गया क्या, हाँ फिर सुनो, जो कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं कार्सिनोजन। तो ये कार्सिनोजन फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट हो सकते हैं एंड बायोलॉजिकल एजेंट भी हो सकते हैं। फिजिकल एजेंट में रेडिएशंस आता है, जिसमें आयोनाइजिंग रेडिएशन यानी एक्सरे एंड गामा रेज आते हैं। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में यूवी रेज आते हैं, इसके थ्रू हो सकता है। ओके, अब अगर मैं बात करूं केमिकल रेडिएशन, किसकी, केमिकल एजेंट, तो यहाँ पे ये जो केमिकल एजेंट है, केमिकल एजेंट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिगरेट आ रहा है। क्या होता है, सिगरेट। बेटा सिगरेट में एक केमिकल होता है जिसका नाम है, इधर देखो, केमिकल एजेंट में सिगरेट यानी सिगार आता है, इसमें केमिकल होता है एन नाइट्रोसो डाइमेथाइलिन, ठीक है, एन नाइट्रोसो डाइमेथाइल। तो फिर सुनना मेरा, देखो कैंसर कॉजिंग एजेंट को हम कार्सिनोजन बोलते हैं। फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट आते हैं। फिजिकल एजेंट में रेडिएशन जिसमें आयोनाइजिंग जो एक्सरे एंड गामा रेज होते हैं, एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में यूवी रेज होते हैं। केमिकल एजेंट में सिगरेट आता है, सिगरेट में केमिकल होते हैं एन नाइट्रोसो डाइमेथाइलिन होते हैं जो लंग कैंसर करते हैं, है ना। एंड बायोलॉजिकल एजेंट में आपके वायरस आ जाते हैं, जिसमें हमने एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की बात करते हैं, जो क्या करते हैं, कैंसर ऑफ सर्विक्स यानी सर्विक्स की कैंसर कराते हैं। सर्विक्स में जो कैंसर होता है उसके टेस्ट को हम पेप्सोमेयर टेस्ट बोलते हैं, ठीक है ना, याद कर लेना। ओके, देखो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये नॉर्मल सेल्स हैं। नॉर्मल सेल्स में जीन होती है जिसको प्रोटोऑन्कोजीन बोलते हैं। ये नॉर्मल प्रोटीन बनाती है जिसकी वजह से सेल का जो बॉडी सेल का जो नॉर्मल फंक्शन है वो आपका चलता है। लेकिन अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए तो ये कन्वर्ट हो जाती है ओन्कोजीन में, और सेल लगातार बहुत तेजी से डिवाइड करती है। 100 गुना टाइम प्रोटीन बनाएगी, 100 गुना टाइम डिवाइड करके 100 गुना टाइम प्रोटीन बनाएगी, और आगे जाकर के तेजी से डिवाइड करके ट्यूमर सेल का फॉर्मेशन कर लेती है। ओके, टाइप ऑफ कैंसर, कैंसर के टाइप की बात करते हैं, कार्सिनोमा
जो एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर होता है 85% देखने को मिलता है, ये सबसे ज्यादा होता है, जिसमें लंग कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, स्किन कैंसर आते हैं। एंड फिर आपका है सार्कोमा। सार्कोमा की बात करते हैं तो ये कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर होता है, जिसमें बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू कैंसर आते हैं। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ऐसे कनेक्टिव टिश्यू जो मेसोडर्म से डिफरेंशिएटेड होते हैं, है ना, वो सार्कोमा क्या है, बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू कैंसर होता है। ल्यूकेमिया क्या होता है, कैंसर ऑफ ब्लड, जहां पे WBC का अमाउंट यानी नंबर बढ़ जाता है। ओके, कब बढ़ता है, जब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, ओके। कैंसर डिटेक्शन या डायग्नोसिस की बात करते हैं तो बायोप्सी यानी हिस्टोपैथोलॉजी भी कर सकते हो, जहां पे हम टिश्यू को एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी भी कंसर्न एरिया से, है ना। थिन सेक्शन या स्लाइड माउंटेन करते हैं स्लाइड पर, थिन सेक्शन क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, स्लाइड पर माउंटिंग करते हैं, यानी मांस का टुकड़ा है उसकी थिन स्लाइड एकदम काटा, है ना, थिन सेक्शन काटा और स्लाइड पर माउंटिंग किया और माइक्रोस्कोप में पहचाना और डिटेक्ट किया कैंसर सेल को, वहीं पे देख लेते हैं, स्टडी करते हैं। रेडियोग्राफी, सिटी स्कैन, MRI के थ्रू भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं कैंसर को। रेडियोग्राफी में एक्सरे यूज करके, सिटी स्कैन में 3D स्ट्रक्चर एंड एक्सरे यूज करके 3D स्ट्रक्चर बनता है सिटी स्कैन में। MRI की बात करते हैं, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज करते हैं। ब्लड सेल्स एंड बोन मैरो एनालिसिस भी करते हैं, इसके थ्रू भी कैंसर डिटेक्ट हो जाता। फिर लास्ट में हमारा आता है एंटीबॉडी हेल्प्स करते हैं, किसमें, कैंसर डिटेक्शन में, जहां पे हमने क्या किया, हर्सेप्टिन नाम के एंटीबॉडी यूज करते हैं जो ब्रीस्ट कैंसर के डिटेक्शन में यूज करते हैं। याद रखना, हर्सेप्टिन एंटीबॉडीज है जो ब्रीस्ट कैंसर में क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, ब्रीस्ट कैंसर को पता लगाने में हेल्प करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है बेटा, सर्जरी करवा लो, सर्जरी यानी सर्जिकल रिमूवल, ट्यूमर का सर्जिकल रिमूवल कर दो। ओके, एंड यूज ऑफ, अरे भाई, एंड क्या दिया यहाँ पे, यूज ऑफ ड्रग केमिकल, तो कीमोथेरेपी किया जाता है जहां पे बंदे को केमिकल्स दिए जाते हैं कैंसर सेल को किल करने के लिए, है ना, जैसे कि विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन नाम के 2 केमिकल है, ठीक है ना, जो क्या करते हैं, किसी एक वीट से पाया जाता है, वीट्स का नाम है कैथरेंथस रोजिस, ठीक है ना, वहां से हम क्या करते हैं, ड्रग या केमिकल को निकालते हैं इनको और पेशेंट को दे देते हैं कैंसर सेल को मारने के लिए। फिर रेडियोथेरेपी भी कर सकते हो, जहाँ पे गामा रेडिएशन को यूज करते हैं किल करने के लिए कैंसर सेल को, है ना, जो थायराइड कैंसर में क्या हुआ था, ये सबसे पहली बार यूज किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे ये हमारा पूरा हो गया। लास्ट में आपका आ गया, लास्ट में आपका आता है इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स। तो इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स में हम क्या करते हैं, इम्यूनोथेरेपी किया जाता है, जहाँ पे इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स दिया जाता है साइटोकाइंस, जिसमें अल्फा इंटरफेरॉन्स आते हैं, ये इम्यून सेल्स को क्या करते हैं, मॉड्यूलेट्स करते हैं, किसके लिए, कैंसर सेल को मारने के लिए। एंड बायोलॉजिकल रिस्पांस है, ये मॉडिफर्स है, बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफर्स होते हैं ये, ठीक है ना, इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, मॉडिफाइड करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं उसको। तो ये हमारा रहा पूरा का पूरा टॉपिक। तो हम आज इतना ही रुकेंगे, ओके, ऑलरेडी आधे घंटे हो चुके हैं, आधे घंटे का हमारा वीडियो बन चुका है। तो चलो भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए लेक्चर में, जहां पे हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 लेक्चर का और है, इसके बाद हमारा 2 से 3 और है, इसके बाद हम फिनिश कर देंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। रात हो चुकी है, जाओ आप भी सो जाओ। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।